गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरे बेटे की तबीयत अब ठीक है, मतलब अभी भी आइसोलेट तो रखा हुआ है उसको, लेकिन ये है कि हाँ पहले से बहुत बेहतर है। उसकी मेडिकेशन का कोर्स भी पूरा हो चुका है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि सर अभी ये कोरोना बहुत बढ़ रहा है, हर तरफ जो है वो लोग पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या हम कोई अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन ले सकते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा बेटा, सिंपल सा एक मल्टी विटामिन टैबलेट है जिंकोविट। क्या नाम है उसका? जिंकोविट के ZINCOVIT। जिंकोविट जो है एक टैबलेट, इसमें जिंक भी है, मल्टी विटामिन भी है। तो वो सिंपल सा आप नाश्ता करने के बाद एक टैबलेट ले लीजिए, परंतु कोई भी मेडिसिन लेने के पहले अपने आसपास के डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए। कारण ये है कि कई बार कुछ दवाएं रिएक्ट कर जाती है। तो एक तो जिंकोविट लीजिए, दूसरा विटामिन सी का टैबलेट आता है लिम्सी 500 mg, लिम्सी या सेलिन 500 mg, सेलिन CELIN, सेलिन 500 mg या लिम्सी 500 mg जो है वो दिन में एक बार कम से कम जरूर लीजिए, ठीक है। और एक जिंकोविट लीजिए। तो मल्टीविटामिन थोड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। खाना हेल्दी खाइए, जंक फूड मत खाइए आप। साथ में आप जो है थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। आपको पता है ना, अरे जो बच्चे बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे जानते हैं कि जो बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडर वो जानते हैं कि भैया सर ने बताया था कि जो एंटीबॉडीज होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है ना बेटा। तो प्रोटीन जो होते हैं, उन प्रोटीन के लिए हम इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो प्रोटीन ही तो होते हैं, ठीक है। तो हमको इसलिए हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो बनते रहें, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि डरना नहीं है हमको, ठीक है। हमें वायरस से लड़ना है और जीतना है हमको, ठीक है। लड़ने का एक ही तरीका है कि आपका जो वेपन है वो है आपका मास्क, ठीक है। मास्क आपका वेपन है। आपको जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। बस कुछ दिन की बात है, एक फेज है बेटा, ये बुरा फेज है पूरी दुनिया के लिए। अभी कल मेरा भाई जो है वो डॉक्टर है, तो वो भी डॉक्टर है और वो क्या करता है, वो जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है पीडिया में जो है वो PG कर रहा है। छोटे बच्चों वाली ब्रांच होती है उसमें। तो कल मेरी उससे बात हुई तो बताने लगा कि अभी इस कोरोना की सेकंड वेव में छोटे छोटे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। उसने बताया कि कल उसको जो है वो एक छोटा बच्चा उनके यहाँ पर आया जिसको कोरोना के कारण जिसको जो है वो क्लॉट हो गया ब्लड के अंदर। कोरोना के चलते जो है वो बच्चों की जो है हालांकि लंग्स में इंजरी हो रही है। छोटे बच्चे जिनको पहली वेव में कोरोना ने टच नहीं किया, वो सेकंड वेव में वो कोरोना जो है वो छोटे बच्चों पर अटैक कर रहा है। अब आप सोचिए कि छोटे बच्चे जो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उन तक को कोरोना हो रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही हम सब की है, हम सब की लापरवाही है और हमें उसको सुधारना होगा। क्योंकि देखो, ये वायरस जितने ह्यूमन बीइंग से गुजर रहा है ना, उतना अपने आप को चेंज भी कर रहा है। तो इसलिए हर बार हम वैक्सीन बनाते हैं, ये हमसे एक कदम आगे निकल जाता है। हालांकि अभी तक जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको यदि कभी कोरोना हो भी जाता है तो वो सीरियस नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन लगाने से बचिए मत, वो लगवा लीजिए वैक्सीन, ठीक है ना। नंबर आएगा, वैक्सीन लगवा लेना है हमको, ठीक है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट सबके लिए ओपन भी करने वाली है। खैर, ये तो हो गया कोरोना अपडेट। हर बार देता हूँ। कई लोग कहते हैं सर आप बोर लगता है, आप पहले शुरू के कोरोना के बारे में बात करते हैं। आप देखो, एज ए डॉक्टर मुझे पहले तो ये अपने सोसाइटी में जो भी हेल्थ केयर से जुड़े कंसर्न है ना, पहले मुझे उसे एड्रेस करना चाहिए, बाद में दूसरा काम है। डॉक्टर जो होता है ना, वो प्रोफेशन नहीं होता है। डॉक्टर अपना एक अलग तरह का धर्म होता है, ठीक है। धर्म में क्या होता है, आदमी भैया उठता है, ईश्वर की आराधना करता है। डॉक्टर उठता है, वो मानवता की आराधना करता है कि भैया हमें कुछ अच्छा करना है। आप बोलोगे सर बहुत से डॉक्टर ऐसे भी होते हैं। अब वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है भाई के। हम जितने डॉक्टर से मिले, सारे डॉक्टर बहुत समर्पित हैं, बहुत सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ठीक है। इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दो आप, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। वो पॉलिटिशियन में भी, पॉलिटिक्स में वैसे मिल जाएंगे आपको, पुलिस में वैसे मिल जाएंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे मिल जाएंगे आपको, और कुछ नहीं करते वो भी वैसे मिल जाएंगे आपको। तो 1-2 लोगों से समाज पूरा बदलता नहीं, प्रभावित नहीं होती। ये बात अलग है कि हाँ वो लोग को हम वो मानते हैं कि भैया इन डॉक्टर्स कम्युनिटी ऐसा करती है, वो फला ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हैं, तो उसके पीछे कारण आप देखो, गवर्नमेंट उनको कितना, कोई लोन फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन है बहुत ज़्यादा अटके। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि सरकार जो जिस लेवल का गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना, उसके बदले जो टैक्स पेयर है उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलता। सरकार उस पैसे को लुटाती है कहाँ पर, कि कहीं पर जो है स्कीम डाल दी उन्होंने अपने नाम से कि भैया ये योजना, वो योजना, ठीक है, ये तुम्हें देंगे हम, और तुम हमको वोट दो, तुमको हम ये देंगे। भाई किससे देंगे हम? पब्लिक का पैसा है,
टैक्स कलेक्ट किया हुआ पैसा है उसको तुम बांट दो वोट के लिए और तुम उससे वोट ले लो, तो ये तो गलत तरीका है। इसके लिए तो कोई कभी, मुझे मालूम है कि आने वाले समय में रिस्पॉन्सिव बॉडीज बनेंगी जो गवर्नमेंट को रोकेंगे कि तुम कोई भी स्कीम को आंख बंद करके लॉन्च नहीं कर सकते हो, सोचना पड़ेगा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वोट के लिए नहीं कर सकते। खैर छोड़ते हैं इस बात को, लंबा डिस्कशन है उसमें, आपसे आप मेरी बात से सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे, मैं सारी भावनाओं का पूरा आदर करता हूं। आज की कहानी यह है कि एक समुराई होता है, समुराई समझते हो, समुराई जापानी योद्धा जो वॉर लड़ते हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं। तो एक समुराई होता है, उसने कई सारे युद्ध लड़े होते हैं, कई सारे युद्ध में बिल्कुल मौत के पास से बचा होता है, नियर टू डेथ अपने आप को सेव किया होता है उसने, और वो युद्ध उसने जीते होते हैं। उस देश का के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक होता है, सब जानते हैं कि भाई फला समुराई जो है वो बड़ा बहादुर है, उसने जो है वो देश को कई बार संकट से बचाया है। एक बार वो समुराई जो है वो एक जो है जैन भिक्षु होते हैं, जापान में होते हैं जैन भिक्षु, जैन नहीं, अपने वाला जैन नहीं, क्योंकि जैन अलग होते हैं, ZEN जैन भिक्षु। तो उनके कोई कहीं पे उनका कैंप लगा होता है, वहाँ वो जाता है थोड़ी मानसिक शांति के लिए। क्या होता तो एक बात और कि जो लोग वॉर करते हैं, जो लोग जिनकी अफगानिस्तान में पोस्टिंग रही थी, जिन अमेरिकन सैनिकों की या इराक में पोस्टिंग रही थी, जो लोग वॉर फील्ड में जाते हैं ना, उनका साइकोलॉजिकल बैलेंस कई बार जो है ना वो उनको वह वॉर की घटनाएं बार बार दिखाई पड़ती हैं। तो नॉर्मल लाइफ में इंटरमिंगल्ड होने में उनको थोड़ा वक्त लगता है। अमेरिका में भी जो जितने सैनिक जो है अफगानिस्तान से इराक से लौटे थे ना, उन सबकी साइकोथेरेपी की थी, ठीक है। तो वो भी अपनी मानसिक शांति के लिए, क्योंकि बहुत खून खराबा होता है वॉर में, तो वो उन जैन के जैन जो साधु होते हैं उनके आश्रम में चला जाता है। तो देखता है वो कि वो जैन साधु बैठ के अपनी जो है वो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, बाकी सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। जो भी आ रहा है वो फ्लावर लेके आ रहा है, फूल उनके पैरों में फूल रख रहा है और जो है उनको प्रणाम कर रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है। वो सबसे बड़े मुस्कुराकर अच्छे से बात कर रहे हैं। एक अजीब सी शांति, असीम सी शांति चारों तरफ थी। तो उसको लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही दुनिया है, कहाँ मैं वॉर में कि मार दो काट दो, तो ये सब चीजें मैं देख के आ रहा था, और कहाँ ये अलग डिफरेंट दुनिया है। तो वो उनके पास जाके उनका प्रणाम करता है, उनसे बोलता है कि मुझे आपसे एक प्रश्न है, और आप जानते होंगे कि मैं फला समुराई हूँ और मैं जापान के लिए बहुत वॉर लड़ा हूँ। तो बोलते हैं कि स्वागत है आपका, बैठिए। बोलते मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोलते पूछो। जैन मुनि कहते पूछो। क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ आया और मैं पता नहीं, मैं बहुत इन्फीरियर फील कर रहा हूँ अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे लगता था कि सब मुझे जानते होंगे और मैं एक बहादुर योद्धा हूँ, जापान का चर्चित समुराई हूँ मैं। और यहाँ आके पता नहीं क्यों आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर इस इन्वायरमेंट में आने के बाद मुझे बड़ा इन्फीरियर सा फील हो रहा है। मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। ऐसा क्यों? तो वो जैन साधु बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अभी बहुत लोग हैं, ये सब लोगों से मैं मिल लूँ, रात को खाना खाने के बाद मैं और तुम चर्चा करेंगे इस पर। तो वो रुकता है बेचारा, बाहर बैठा रहता है वो लॉन में, कि लोग आते हैं जाते हैं मिलते हैं, शाम हो चुकी होती है, वो जैन साधु अपनी कुटिया में चले गए होते हैं, फिर वो भोजन करते हैं अपना, ये भी अपना बाहर खा लेता है। उसके बाद फिर वो रात के 9-10 बजे के आसपास वो अपने सेवक को भेजते हैं कि भाई जाओ बुला लाओ उनको, हम बात करना है। वो जाता है कि भाई आपको मुनि बुला रहे हैं आपको। तो वो समुराई उनसे मिलने उनकी झोपड़ी के अंदर आता है। बोलते चलो इधर झोपड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकले, खुला आसमान होता है, आसमान में तारे दिख रहे होते हैं, और उस दिन फुल मून होता है, पूर्ण चंद्र जो है वो उस दिन जो है वो पूर्णिमा की रात होती है। तो वो जैन साधु बोलते हैं देखो वो क्या दिख रहा है। बोले मून है। अच्छा क्या तुम्हें इस रात में कुछ खास दिख रहा है? तो वो समुराई कहता है कि ये तो पूर्णिमा की रात है, तारे दिखाई पड़ रहे हैं, फुल मून दिखाई पड़ रहा है, और पूरी धरती पर एक तरह का उजियारा सा है, इसका चांदनी रात है। इस पर तो कई कविताएं लिखी गई हैं साहब, इस पर तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, और इसको प्रेम के साथ भी जोड़ा गया है। ये तो अद्भुत है, मतलब ये ऐसी रात तो जो है वो दिनों में आती है और एक अपने आप में इसका अलग प्रभाव होता है। तो वो बोलता है, जैन मुनि पूछता है अच्छा ये बताओ कभी चांद ने शिकायत की है सूर्य से कि मैं तुम्हारे जितना चमकदार क्यों नहीं हूं? जब तुम निकलते हो, जब सूर्य निकलता है, लोग सूर्य नमस्कार करते हैं भारत में। जब सूर्य निकलता है तो पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल जाते हैं,
जब सूर्य निकलता है तो पहाड़, पर्वत, पेड़ सब साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। जब सूर्य निकलता है हम अपनी क्रियाएं शुरू करते हैं। जब सूर्य निकलता है सब कुछ उजियारा, सब कुछ चमक जाता है एकदम से। कभी चांद ने शिकायत की है सूर्य से कि तुम ऐसे हो, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? तो समुराई बोलता है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो आपको बड़ा बुद्धिमान मुनि मानता था। चांद और सूर्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये रात में निकलता है, वो दिन में निकलता है। चांद का अपना महत्व है। चांद निकला, देखो चांदनी रात है, अब थोड़ा कम होना शुरू होगा, पलंग तक कम होगा, फिर जो है बढ़ना शुरू होगा। एक अलग ही मजा है चांद का, अपना चांदनी रात का अपना एक अलग सुख है। वो अंधियारी रात आती है, वो चांदनी रात के महत्व को बतलाती है। फिर चांदनी रात आती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। तो चांद को सूर्य से कंपेयर करना मतलब बुद्धिमानी नहीं है। तो जैन मुनि कहते हैं यही तो है, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि तुम समुराई हो, तुम देश के योद्धा हो, तुम सीमाओं पर लड़ते हो, तुमने कितने युद्ध जीते हैं वहां पे, और तुमने कई सारी जगह पर तुमने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, और तुम जो है वो जो है समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को मानसिक शांति प्रदान करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम में कोई बाधा ना डाले, इसलिए तुम देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हो। तुम एक योद्धा बनकर जा रहे हो वहां बैठ के। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा रोल और मेरा रोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पर्पस एक ही कि हम लोगों की जिंदगी में गुड इफेक्ट डाल रहे हैं। तुम यदि देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करोगे तो लोग हमारे यहाँ पे जो है वो अराजकता हो जाएगी, हमारे यहाँ पे बाहर से लुटेरे आएंगे और हमको परेशान करेंगे। तो तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। यदि मैं अपने आश्रम में लोगों को मानसिक शांति के लिए नहीं करूंगा तो लोग आपस में झगड़ा करेंगे, लोग समाज को बेहतर प्रकार समझ नहीं पाएंगे। तो हम दोनों अपने रोल निभा रहे हैं। तो तुम्हें इन्फीरियर महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे भी सुपीरियर समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको अपने सामने इन्फीरियर नहीं मानता हूं, ना सुपीरियर मानता हूं। यही तुम भी सोचो। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि कई बार हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते। लो अब सुनो बात काम से, ये अब आपकी काम की बात है। कई बार हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरे के पास इतना है, हमारे पास तो इतना कम है। दूसरा तो ये एग्जाम निकाल लिया इतनी बड़ी रैंक से, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों भाई? आप ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं, आपको देखो कई लोग कहते हैं, मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैं ना वेटनरी का कोर्स कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मन में बड़ा खराब लगता रहता है कि मैं जानवरों के डॉक्टर बनूंगी, इंसानों के डॉक्टर बनना चाह रही हूँ। अब आपको तो वेटनरी साइंस में कितना सारा स्कोप है। वेटनरी साइंस जो है वो जो मूक जानवर कुछ नहीं बोल पाते उनके लिए आप कुछ कर रहे होते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरे को जो है वो मेरी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं लैब टेक्नीशियन का काम भी करता हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो देखो ऐसा है, आप कंपेयर मत करो अपने आप को कि उसके पास ये है मेरे पास ये है। आप ये सोचो कि क्या हमारे पास आज जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये सोचो हम कि आपको बता दूं मैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत की गूंज उतनी बड़ी होगी। याद रखना, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत की गूंज उतनी बड़ी होगी और जीत उतनी अधिक आवाज करेगी आपकी। इसीलिए कभी अपने आप को कम मत आंकना, किसी को आंख बंद करके फॉलो भी मत करना, किसी के सामने अपने को कमतर भी मत समझना, क्योंकि आप हैं, दूसरा है। हमें अपनी क्षमताओं पर यदि खुद यकीन नहीं होगा तो दूसरा हम पर भला यकीन क्यों करेगा? आप खुद सोचिए ना, जिसको खुद ही पर यकीन नहीं है उस पर दूसरा कैसे यकीन कर लेगा? आप चाहते हो कि दूसरे आप पर यकीन करें और आप खुद पर यकीन ना करें। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर क्या हम एग्जाम निकाल लेंगे? क्या इतने कम दिनों में एग्जाम निकाले? भाई इसका उत्तर तो तुम्हारे मन के अंदर छिपा है। तुम मुझसे पूछते मैं कोई जादूगर हूं क्या? मैं कोई जादूगर हूं क्या? मैं भगवान नहीं हूं, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं इस बारे में। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ईमानदारी से पढ़ोगे तो दुनिया का कोई भी काम तुम कर सकते हो। तुम मुझसे पूछते हो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा? अरे भाई तू दिनों रात एक कर देगा बेटा, तो क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम तेरा? एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ही तो आते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं, चुनना है तुमको सही ऑप्शन। और क्या होता है? सोचिए कि हमारे अंदर ही वो प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। हम सिर्फ बाहर वाले से जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सच है कि नहीं है। हम डरते हैं, हम अंदर के खुद के सच को रिवील नहीं कर पाते हैं हम कि क्या है हमारे अंदर। और आपको बता दूं मैं, अंदर से यदि आवाज आ रही ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, उस आवाज को बढ़ने मत दो, क्योंकि वही वो आवाज है जो आपसे एक दिन बोलेगी कि देख तूने उस समय नहीं किया ये काम, आज तुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। वक्त है बेटा, किस्मत बदलने के लिए मौके मिलते हैं, चांस मिलते हैं, वो बनाने पड़ते हैं।
जब दुनिया मौज कर रही हो ना, तब खोज करनी पड़ती है सफलता की। जब दुनिया मौज कर रही हो तो सफलता की खोज करनी पड़ती है, और खोजना आसान काम नहीं होता है। उसमें हम कई बार गिरते हैं, कई बार हमको चोट लगती है, लेकिन हर बार हम जब खड़े होते हैं ना, तो अगले पहले से हम आगे होते हैं। चलिए, दौड़िए मत पर चलिए, चलते ना बने तो सरकिए पर आगे बढ़िए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।